इस महीने के 12-13 अप्रैल को हम कार्डियोनेक्स 2025 ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर का लगभग 300 डॉक्टर आएंगे और पर्पस इस प्रोग्राम का ये रहेगा कि हम जो हृदय से संबंधित बीमारियों की नवीनतम जानकारियां हैं और न केवल उनकी जानकारियां बट उनका इलाज भी जो है वो उनको विस्तृत रूप में समझा सकें। नहीं है, इसका पर्पस क्या रहेगा, इसका आम जनता को क्या लाभ रहेगा, इसमें किस तरह के डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर रमेश पटेल, हेड प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद हैं। अब मैं चाहूंगी कि सर थोड़ा बहुत इस चीज में प्रकाश डालें। सर, हम इस जो प्रेस वार्ता करते हैं उसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली पर्पस किसी भी प्रोग्राम का आयोजन करने का होता है कि उससे कुछ ऐसी जानकारी निकले जिससे कि डेवलपमेंट हो सके नई नई चीज़ों का और सामान्य जन के अलावा जो भी जो उसको अटेंडीज हैं जो उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे उनको वो फायदा मिले जिससे कि वो बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज जनता तक पहुंचा सकें। तो हमारा पर्पस कार्डियोनेक्स 2025 को आयोजन करने का इसलिए था कि जो नई टेक्नोलॉजी है हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में उनके इलाज के बारे में जो है वो जो भी अटेंडीज हैं अटेंडीज कम से कम 300 डॉक्टर्स हैं, उसमें से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, कुछ लोग पान इंडिया से आए हुए हैं, मतलब दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ से आए हुए हैं, देन राजस्थान से कई पार्ट आए हैं, जालोर, अजमेर, कोटा, कुछ एमपी से भी हैं, इवन हिम्मतनगर से भी आए हुए डॉक्टर हैं। तो पर्पज़ ये है कि जो भी नया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है अभी और नई साइंस जो भी डेवलप हो रही है वो हम हमारे जो मित्र हैं जिनको हम साझा कर सकते हैं, उनको जानकारी विकसित कर सकते हैं जिससे कि वो बेहतर इलाज अपने मरीजों को मुहैया करा सकें। एक पर्पज़ ये भी रहता है कि जब भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस आयोजन की जाती हैं तो जो भी डॉक्टर अटेंडीज होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उन प्रश्नों का सवाल वो कभी भी शेयर नहीं कर सकते, अपने कलीग से बात करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे उनको कई बार वो प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाते हैं कि मरीज के से संबंधित कोई बीमारी है या जटिलता कैसी है जिसको पहुँचा दिया इससे। तो जब एक्सपर्ट लोगों का बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे पैनल के अंदर तो एक पॉसिबल रहता है कि उनके कई सारे जो दिमाग में प्रश्न चल रहे हैं वो बड़े आसानी से उनको पूछ सकते हैं, जवाब मिल सकते हैं और वो अपनी जो प्रैक्टिस है जो भी मरीजों से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी वो भी सिर्फ कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। पर्पज़ यही है हमारा। और चूँकि ये एक बड़ा प्रोग्राम है और ये एक बड़े प्रोग्राम आयोजित नहीं हुए हैं मेडिकल साइंस के लिए किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी सदर्न राजस्थान के लिए। सर प्रेजेंटेशन है क्या पेपर्स के लिए? हाँ, प्रेजेंटेशन हम आपको शेयर करेंगे। वैसे हमने कुछ 7-8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जो प्रेजेंटेशंस हैं। सबसे पहले हमने डायग्नोस्टिक टीम बनाई है, फिर हार्ट फेलियर से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी साझा की है, फिर हार्ट अटैक जो है अभी रिसेंटली कई जवान लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और बीमारी ऐसे भी आ रही है जैसे सडनली कोई एक्सरसाइज कर रहा है और उसको हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी जानकारियाँ भी जो क्यों हो रहे हैं ऐसा ये जानकारी मिल सके लोगों को। जो चीज़ें चेंज हो रही है, पहले हम हार्ट अटैक को अलग तरीके से हमारी कोशिश रहती थी कि दवाई दी जाए और इस तरीके से मैनेज हो, पर अभी हमारा जो प्लान है जो मरीज को जो नस ब्लॉक हुई वो तुरंत इलाज हो जाए, जो थेरेपी इज चेंज, ये सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। फिर कई सारी बीमारियाँ होती है जो धड़कन से संबंधित होती है, धड़कन के होना और जो जिसे बीटी या PSVTs कहते हैं और इनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है और कई सेंटर्स पर अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन वो मरीज परेशान रहते हैं, कहीं उनकी डेथ हो जाती है। जब उस बीमारी का सिंपल इलाज अपन बता सकते हैं और कई बार DC कार्डियोवर्जन या शॉक से ईजीली अवेलेबल होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे डर रहता है, मरीज के तबीयतदार में तो डर होता है, डॉक्टर को भी डर लगता है कि शॉक कैसे देगा, लेकिन जब उनको सिंपल वे में बताया जाए कि ये ऐसे किया जा सकता है तो डेफिनेटली कई मरीजों को बेनिफिट मिलेगा इसका। फिर कई सारे लीगल चैलेंजेस है जो आज की तारीख में डॉक्टर्स फेस करते रहते हैं। एक सेशन हमने उनको भी रखा है कि लीगल चैलेंजेस को कैसे समझा जाए और उसे कैसे बेटर वे में पेश हुआ है। फिर हमने कुछ ऐसे सेशन रखे हैं जो कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हुआ, जैसे क्लॉट को सब करके बाहर निकालना जब भी हार्ट अटैक हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ये
जैसे एक्मो है, एक्मो का पर्पज़ है जिसको यूज़ करके जो बचाया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी कोलेस्ट्रॉल को जो पहले बीच में कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी अहमदाबाद हो, ऊपर इधर से जयपुर हो, तो हमारे पास हमेशा ये रहता है कि एक वैक्यूम बना रहता है। मरीज होते हैं जो भी जैसे उनको बेहतर चिकित्सा सेवा होते हैं वो चाहे कुछ वो गिफ्ट कर जाते हैं, अहमदाबाद की तरफ चले जाएंगे, जयपुर उनको कोई समस्या हो या रास्ते में कुछ अनहोनी भी हो जाए तो वो रिस्क उठा लेते हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। वही फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी अवेलेबल होंगी तो वो ड्रिफ्टिंग भी कम होगी और मरीज को बचाने का चांसेस भी बेटर हो जाएगा। सर हार्ट अटैक के केस बहुत सारे हैं, छोटे बच्चों में भी हो रहा है, बड़े तो रीजंस क्या, उसको कैसे कवर कर सकते हैं, रिकवर करने के लिए प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसके लिए? देखो जो यंग लोगों में हार्ट अटैक है वो बहुत सिंपल सा फैक्टर है। एक तो रहन सहन और खान पान बहुत बदल गया, हमारा जेनेटिक कन्फिग्रेशन तो हमारा चेंज हुआ ही है, रहन सहन खाना पीना भी बहुत चेंज हुआ है और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर हम जो हमारी टीम ऑब्जर्व करती है हार्ट अटैक के पेशेंट को, जनरली कई सारे हेवी स्मोकर्स होते हैं और वो स्मोकिंग बैड हैबिट होती है, हमें पता है, लेकिन लोग चल रहे होते हैं, हार्ट अटैक के साथ आते हैं या ब्रेन अटैक के साथ आते हैं। अब रिसेंटली कोविड का जो पेंडेमिक आया था उससे प्रॉब्ली कई सारी चीज़ें चेंज हुई, हमारे जो बॉडी का मिलो है वो चेंज हुआ, उसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ गई है और यही चीज़ हार्ट अटैक पे हो या पैरालिसिस ऐसी चीज़ें बीमारी ज़्यादा लेकर आ रही है। सर कोविड वैक्सीनेशन में ऐसा बढ़ा है क्या हार्ट अटैक का, उसके बाद बढ़े? वो कहना बड़ा मुश्किल है कि कोविड वैक्सीन को हम कैसे दोष दे सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें कोविड को पेंडेमिक को ही दोष देना चाहिए। वो जो भी वैक्सीन है उसकी बजाय कोविड वायरस ही कई बार हमारे जीन्स के साथ मिल गया और उसके साथ कई सारे चेंजेस किए। कोविड के समय जब वैक्सीन नहीं थी तब भी हार्ट अटैक या क्लॉट बनने की टेंडेंसी या पैरालिसिस सडनली बहुत बढ़ गई थी, वैक्सीन उस वक्त नहीं था। लोगों को सोचना करा के आते हैं, तो ये कैसे डिसाइड करें कि वो सिर्फ एपनिया से पीड़ित है या नहीं, क्योंकि नॉर्मल सबको ही आता है। देखिए मैम, सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप एपनिया के लिए, उसमें ओबेसिटी एक बड़ा फैक्टर है ये, लेकिन साथ में नेक थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। नेक थिकनेस, लेंथ ऑफ द नेक, वैसे टंग फॉल होना ही एक बड़ा फैक्टर रहता है जिसमें स्लीप एपनिया के वजह से देते हैं। तो नेजल नॉस्ट्रिल ब्लॉक होना इसका सब कुछ नहीं होता है, बट स्लीप एपनिया डायग्नोज आपका पार्टनर ही कर सकता है या आपके पास वाले ही कर सकते हैं। आपको पता ही चलेगा कि आपको स्लीप एपनिया है, आपका दिनचर्या अव्यवस्थित होगी, आप दिन में भी बैठे बैठे सो जाते हो। ये पहचान का तरीका होता है कि आप दिन में बैठे बैठे आपको नींद सी आ रही है, ज़्यादा नींद, यानी कि आप स्नोरिंग या स्लीप एपनिया आपको रात में ज़्यादा हो रहा है। आप बैठ रहे हैं, कुछ भी सिंपल सी चीज़ चल रही है और बासी आ रही है और नैप ले गया, तो इसका मतलब आपको स्लीप एपनिया है। और ऐसे मरीजों को वो स्लीप स्टडी कराना ही चाहिए। स्लीप एपनिया की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, न केवल डायबिटीज़ के बढ़ने के चांसेस होते हैं, हार्ट डिजीज़, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और कई सारे पेशेंट को सिंपल सीपैप या उसको अगर वेट रिडक्शन में एडवाइस करते हैं तो उनको बहुत ही ड्रामेटिक बेनिफिट मिलता है। 4-5 किलो की वजन कम हो गए, बहुत बेनिफिट मिल जाता है। या आप कह सकते हैं कि हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारे क्या होता है कि जो डबल चिन बन जाती है सबके, हमारा डाइट ही ऐसा है कि जिसमें ये चीज़ें बनने के चांसेस है। कोलेस्ट्रॉल डाइट है, ये हम प्रोटीन कम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे डबल चिन के साथ एसोसिएटेड रहती है। और डबल चिन फिर बाद में कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोड्यूस करता है, नेक थिकनेस बढ़ती रहती है और वो स्लीप एपनिया के साथ मिलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आई है, जिसमें सबसे पहले हम जब भी बीमारी की बात करते हैं तो एक बात आएगा डायग्नोस्टिक, फिर आएगा थेरापेटिक, फिर आएगा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो पहले आता है बट हम उसको सबसे लास्ट में कंसिडर करते हैं। कुछ भी मान लीजिए उसको, हमारा नेग्लिजेंस पार्ट होगा वो, वैसे प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको पहले रखना चाहिए और यही PSM भी पढ़ाती है। लेकिन जब भी कोई भी ये प्लानिंग की जाती है, कुछ भी की जाती है, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे लास्ट में जाता है। सबके अंदर यही होता है कि कोई हो गया तो कैसे ठीक किया जाए, यानी ट्रीटमेंट पार्ट में। सो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब हमें डायग्नोसिस मालूम चलेगा किसी बीमारी का। तो डायग्नोसिस की बात करें, आज की तारीख में हमारा न्यूअर टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे CT स्कैन तो है ही है, वो पहले से था, लेकिन लोगों को भी मालूम चलता है कि CT स्कैन एक टेक्नोलॉजी है जो जिससे हम बीमारी का पता कर सकते हैं बगैर कैथेटर डाले। फिर हमारे पास PET स्कैन है, PET स्कैन से हम हार्ट की बीमारी के बारे में पता कर लेते हैं। फिर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे दिल की नस के अंदर सोनोग्राफी करके हम ब्लॉकेजेस के बारे में आइडिया देते हैं। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी लाइट इल्यूमिनेशन करके ब्लॉकेजेस का नेचर पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक प्रोन है कि नहीं है। ये सब डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है। ट्रीटमेंट पार्ट का बात करें तो उसमें भी हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमारे पास न्यूअर टेक्नोलॉजीज आ गई है। इवन हम थ्रोम्बस को सब करके बाहर निकाल सकते हैं इमीडिएटली। पहले वो वीडियो में बताया जाता था कुछ ऐसे थे, वो था नहीं एक्चुअली में, वो हम बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे थे।
लेकिन हम ऐसा नहीं कि मैं थ्रोम्बस को पूरा का पूरा बाहर से करके बाहर निकाला जा सकता है। बहुत जरूरत पड़ती है तो हम टेक्नोलॉजी को स्टेप ही बात कहते हैं। कुछ कंडीशन में हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट आ चुका है। लेज़र ट्रीटमेंट करके हम जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको निकाल सकते हैं। हमारे पास कैल्शियम को एड्रेस करने के लिए नई टेक्नोलॉजी है, ट्रीटमेंट है, वो भी चीज़ें हैं। फाइनली प्रिवेंशन पार्ट रहता है। प्रिवेंशन पार्ट में ये रहता है कि अगर बीमारी हो सकती है उससे पहले ही हम फिक्स कर लें कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। अब कैसे डिसाइड करें कि किसी को बीमारी हो सकती है, ये तय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, और उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, कम फल सब्जियाँ खाना है, वैसे ज़्यादा खाना है, कमर का वेट ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सबको पहचानना बड़ा ज़रूरी है। कई बार ये पहचान है कि कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल जमींदोज कर दीजिए ताकि जो भी रिस्क वाले पेशेंट हैं उनको बहुत बेनिफिट मिले। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मतलब साइंस डेवलप हो रही है, साइंस नई रिसर्च पे डिपेंड कर रही है, और जब तक वो साझा नहीं की जाएगी तब तक किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सर साउथ राजस्थान में क्या सिनेरियो दिखता है आपको, और टेक्नोलॉजी से अपन किन किन ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल में लाए? टेक्नोलॉजी तो आज के सबसे लेकिन नेचर ऐसा दया नहीं करता। नेचर के लिए सब एक जैसे ही हैं, उनके लिए कोई परेशान भी हो तो नेचर के लिए कुछ भी नहीं है, उसको ऐसे ही मानना चाहिए। नेचर में सब एक जैसे ही हैं, उसके लिए कोई दया नहीं है, उसके लिए कोई वैसा करना नहीं है, लेकिन वो दया है तो दया ही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी मरीज को किसी के परिवार में किसी हार्ट अटैक आया, यंग फेलो, उसको बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको भी अटैक आने के चांसेस है। वहाँ हमारे लिए सब चीज़ें जांच करने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, लेवल कैसा है, लाइपोप्रोटीन लेवल कैसा है, और वहाँ से हमारे को बहुत हेल्प मिल सकती है। और तीसरा आपने कहा था हार्ट, जो अंदर जो डिपॉजिट है वो हार्ट अटैक करने वाला है या नहीं, ये सब टेक्नोलॉजी अपने अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, आप ब्लॉकेज होता है ना, हार्ट का जो 100% ब्लॉकेज होता है वो 1 से 2 साल बाद 10 साल तक होता है, तब लेजर टेक्निक से अपन करते हैं। हालांकि अपने पास और भी हार्डवेयर है जिससे अपन मतलब जैसे रोटा इम्प्रेशन है, मीडियम के वायर है, वो सारे वो भी करते हैं। लेजर टेक्निक की तरह जो पुराना गेट नहीं टूट रही जो आठी है उसको लेजर टेक्निक से अपन यूज़ करते हैं। दूसरा है धक्का निकलने वाला थर्मोसेक्शन आता है, हम 100% आर्टरी होती है उसमें थर्मोसेक्शन से क्लॉट तो हटा देते हैं, उसके बाद एक स्टैंड लगाना जरूरी है क्योंकि ऑफिस कोलैप्स हो सकती है। जैसे सुरंग बनती है तो एक पाइप लगाते हैं हम, तो मिट्टी तो हटा देंगे, पाइप लगाना जरूरी है, तो कभी भी बस जाएगी और सुरंग खत्म हो जाएगी। तो बस निकाल के धक्का निकाल के वो स्टैंड लगाते हैं। अपने अवेलेबल है। हाँ, ये रूटीन ही कर रहा है, दिन में एक पेशेंट का होता ही नहीं है। अपना सेंटर से हाई सेंटर हम महीने की 250 हमारे जो RMC के रजिस्ट्रार हैं वही हमारे साथ आ रहे हैं। फिर हुगली से डॉक्टर शिव कुमार आ रहे हैं, दिल्ली से डॉक्टर रोहित गोयल आ रहे हैं, जयपुर से डॉक्टर संजीव गोयल साहब आ रहे हैं, अहमदाबाद से डॉक्टर तुर्क मदान साहब आ रहे हैं, डॉक्टर नीरज यादव आ रहे हैं, और लखनऊ से डॉक्टर गौतम स्वरूप आ रहे हैं। देयर आर लॉट मेनी स्पीकर्स। नेपाल से उनका जो डायरेक्टर हैं उनके जो मेन हॉस्पिटल के इसमें आप हर टेक्निक में हर जो एक्सपर्ट है उसको बोला है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम शेयर कर सकें। सर देखने में तो ये भी आता है साथ मिल के कर रहे हैं। तो API चेयरमैन जो हैं डॉक्टर BS कौन साहब जो कि सीनियर फिजिशियन है हमारे, तो वो भी हमारे इन्वाइटेड गेस्ट हैं जिनके साथ हम इनॉग्रेट करेंगे। ग्राम से देते हैं जो हाथ से लिए जाते हैं या तो डायरेक्टली अंदर में नींबा काटता है, उसकी मतलब जो है लाइफ सबसे कम है। तो मतलब इवन आफ्टर बाईपास आपके पास वेरी गुड चांस रहता है कि आपको रिपीट हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि आपके वो ग्राफ बंद पड़ते हैं। उसके बाद में बेस्ट ऑप्शन की वही रहती है कि जो ओरिजिनल आर्टरी है उसकी आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है क्योंकि जो बाईपास वाले ग्राफ रहते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, आप उनके अंदर स्टेंट भी नहीं डाल सकते क्योंकि वो फट जाएंगे। तो बेस्ट आंसर इसीलिए जो है लोग मेरी वो एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास हो, इन सब की उम्र है। भगवान की बनाई हुई चीज़ है, उसकी उम्र है, तो आदमी की बनाई हुई चीज़ की तो उससे बहुत ही कम होगी। तो फिर कितनी उम्र है बताइए? हाँ, इसमें लिखा हुआ है, तो भगवान की बनाई हुई चीज़ का रेंज है। भगवान का तो मालूम है तो आदमी की